दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में एनसीईआरटी आधारित जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पोषण यानी न्यूट्रिशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपके शरीर की वृद्धि एवं विकास, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, रोगों से सुरक्षा और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, पोषण का उद्देश्य जो है ये उपर्युक्त सभी है, क्योंकि जीव अपने शरीर की वृद्धि विकास के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रोगों और व्याधियों से सुरक्षा के लिए पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण यानी न्यूट्रिशन कहलाती है। तो पोषण का उद्देश्य शरीर की वृद्धि विकास, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति और रोगों से सुरक्षा, ये सभी है। अगला प्रश्न है, भोजन की प्रकृति और उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन है देखिए, पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण, प्रकाश संश्लेषण या मृत्युपजीवी पोषण। तो सही उत्तर है दोस्तों, भोजन की प्रकृति और उसके उपयोग की विधि के आधार पर प्रकाश संश्लेषण जंतुओं में पोषण का प्रकार नहीं है। दोस्तों भोजन की प्रकृति और उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण 3 प्रकार का होता है। एक तो होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी पूर्ण भोजी पोषण, ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन को ठोस अथवा तरल रूप में ग्रहण करने की विधि है और इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तथा अपमार्जक जंतु आते हैं। परजीवी पोषण क्या है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों आप समझ लीजिए कि एक जंतु किसी अन्य जंतु के साथ अस्थायी अथवा अस्थायी संपर्क बनाकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे बाह्य परजीवी, जोंक, जू, मच्छर और आंतरिक परजीवी जैसे गोल कृमि, फीता कृमि आदि। तो ये परजीवी पोषण है। और तीसरा मृतोपजीवी पोषण। इस पोषण विधि में जंतु मृत जंतुओं और पादपों के शरीर से कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इनमें कवक और जीवाणु आते हैं। तो दोस्तों भोजन की प्रकृति और उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण के प्रकार पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण है। प्रकाश संश्लेषण इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पोषण की किस विधि को दोस्तों प्राणी संपोषण भी कहा जाता है। ऑप्शन है परजीवी पोषण, पूर्ण भोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण या प्रकाश संश्लेषण। तो सही उत्तर है दोस्तों, पोषण की पूर्ण भोजी पोषण विधि को प्राणी संभोजन पोषण भी कहा जाता है। और दोस्तों इस पोषण विधि में जंतुओं द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का ग्रहण करके उनका पाचन और अवशोषण किया जाता है। प्राणी संपोषण के 5 चरण हैं। पहला नंबर अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन। तो दोस्तों इसमें से देखा जाए तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रमुख है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन अनेक पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है और इसमें देखिए भोजन के सम्मिलित पोषक तत्वों को शरीर में उनके कार्यों के आधार पर बांटा जा सकता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं। शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ प्रोटीन हैं। उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित रखने वाले पदार्थ जल, विटामिन और खनिज हैं और प्रतिरक्षी क्षमता विकसित करने वाले पदार्थ खनिज और विटामिन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं। ऑप्शन है आपके प्रोटीन, वसा, खनिज लवण या कार्बोहाइड्रेट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है और इस तरह ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। इनमें मंड, सेलुलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन आदि शामिल हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करता है। तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं दोस्तों प्रोटीन जो होता है ये कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत का कार्य करता है। और दोस्तों प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ हैं जो 20 एमिनो अम्लों के अनेक संयोजन से बने होते हैं।
प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय जो है संवहन का कार्य भी करते हैं और हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन के जो प्रकार हैं उनमें एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन आदि होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो पोषक पदार्थ जो कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करते हैं उनमें प्रोटीन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग किसका होता है? तो उत्तर है प्रोटीन का। दोस्तों, अधिकांश प्राणियों के शरीर में जीवित पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा किसकी? प्रोटीन की पाई जाती है और सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज। तो याद रखिएगा दोस्तों, वसा यानी फैट। वसा यानी फैट के उपापचयी प्रक्रम, जिसका कि पोषण और पाचन और अवशोषण कहा जाता है, इससे अन्य पोषण पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है और पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वसा के उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं देखिए लगभग एक समान होती हैं। तरुणों में उच्चतर और वृद्धों में न्यूनतर होती हैं, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती हैं, या फिर तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, वृद्ध और तरुण और वृद्ध व्यक्तियों की प्रोटीन आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती हैं। आप जान लीजिए दोस्तों कि वृद्ध व्यक्तियों को तरुण यानी युवा लोगों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर में मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? चावल, दूध, अंडा और सोयाबीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चावल। दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 एमिनो अम्लों में से 9 को अनिवार्य एमिनो एसिड कहा जाता है और ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें इन 9 अनिवार्य अमीनो अम्लों की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में होती है वे संपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। इनमें दूध, मछली, अंडा, मांस और सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों में ये सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। देखिए, ये जो है चावल में नहीं पाए जाते हैं ये सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल। 9 अनिवार्य अमीनो अम्लों में ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनीन, आइसोस्यूलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन और सिस्टीन, फेनिलिन और टायरोसिन, वैलिन और हिस्टिडीन ये अनिवार्य अमीनो एसिड हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऑप्शन है आपके उष्मा और रक्त कीड़े, एक्स कीड़े या भारी धातु लवण। तो सही उत्तर है भारी धातु लवण। दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों के संयोजन से होता है, आप जानते हैं, और अमीनो अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं और कभी कभी इनमें गंधक भी पाया जाता है और ये भारी धातु लवण प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, जबकि उष्मा और रक्त कीड़े और यक्ष कीड़े प्रोटीन को विकृत कर देती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फा कैरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है किसमें? रक्त में, त्वचा में, ऊन में या अंडों में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्वचा में। याद रखिएगा दोस्तों, अल्फा कैरेटिन या एक्स कैरेटिन नामक तंतुमय प्रोटीन समूह का एक प्रकार है और अल्फा कैरेटिन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर, बालों, नाखूनों, जंतुओं के सींगों और खुरों आदि में पाया जाता है और बीटा कैरेटिन नामक प्रोटीन पक्षियों और सरीसृपों में पाया जाता है। इससे पंछियों के पंखों, नाखूनों, पंजों, चोंच और सरीसृपों में सल्कों और कवचों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, अल्फा कैरेटिन नामक प्रोटीन दोस्तों त्वचा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है? तो क्या होता है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन की कमी से। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, प्रोटीन की कमी से देखिए तो त्वचा, मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है और शरीर की वृद्धि, विकास और जैविक क्रियाओं के लिए प्रोटीन अत्यंत ही आवश्यक पोषक तत्व है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गाय के दूध का रंग पीला सफेद किस कारण होता है? तो आप जानते हैं गाय के दूध का जो रंग होता है पीला सफेद, ये कैसीन के साथ कैरोटीन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। आप जानते हैं दूध में कैसीन प्रोटीन होती है और इसके कारण दूध का रंग सफेद होता है, जबकि कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। और दोस्तों, गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है और गाय के दूध में लगभग 3.5 से 4% वसा होती है, जबकि भैंस के दूध में लगभग 7.2% वसा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। लैक्टोज दोस्तों, दूध का मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस ये दूध का दही में परिवर्तन करने वाला जीवाणु है। रेनिन तो ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों, और कैसीन इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर या मिठाई? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पनीर। देखिए दोस्तों, शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? और आप जानते हैं कि पनीर में प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। दूध से पनीर का निर्माण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टाक ट्रिबोरम नामक जीवाणुओं के द्वारा दूध के किण्वन के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन क्या होते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है विटामिन दोस्तों कार्बनिक यौगिक होते हैं। और सबसे पहले 1900 देखिए 1892 में दोस्तों कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। और विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं और देखिए दोस्तों ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इसलिए ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। तो विटामिन दोस्तों जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों में सुमेलित नहीं है? देखिए कैल्सीफेरॉल विटामिन यानी विटामिन डी की कमी से अस्थिर रुग्णता सही है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा यानी चर्मग्राह रोग। कोबालमिन दोस्तों इसकी कमी से संघातिक रक्ताल्पता सही है। और राइबोफ्लोविन की कमी से बेरी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 के कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। बेरी रोग विटामिन B1 या थायमिन की कमी से होता है। अन्य सभी जो ऑप्शंस हैं वो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों खट्टे फलों में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। नींबू, संतरा, पपीता, अनानास इनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण, लौह के अवशोषण, घाव भरने और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है और ये जल में घुलनशील है, इसलिए बाह्य स्रोतों से ग्रहण किया गया विटामिन सी शरीर में अत्यंत कम अवधि तक ही रहता है और मूत्र के साथ इसका उत्सर्जन हो जाता है। तो इस तरह से शरीर में विटामिन सी का संचय नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो आप जानते हैं रक्त का थक्का बनने में विटामिन के आवश्यक होता है। विटामिन के यौगिकों का एक समूह है जिसमें विटामिन K1 हरी पत्तियों वाली सब्जियों से प्राप्त होता है। K2 मांस, अंडों और चीज से प्राप्त होने वाला यौगिक है और विटामिन के चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है ताकि अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके। इसके अलावा यह विटामिन अस्थि उपापचय यानी बोन मेटाबॉलिज्म और रक्त में कैल्शियम की मात्रा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है रिकेट्स, बेरी रतौंधी या किलोसिस। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिकेट्स। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। रिकेट्स से प्रभावित बच्चों के पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और ऑस्टियोमेलेसिया से प्रभावित वयस्कों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलसी यानी फ्लैक्सीड, देखिए ये किस पोषक तत्व के प्रचुर स्रोत होते हैं। ऑप्शन है विटामिन सी, ओमेगा 3 वसी अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल या प्रति एक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवश्यक अमीनो एसिड। दोस्तों अलसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है, इसमें ओमेगा 3 वसी अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें ऑप्शन जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ओमेगा 3 वसीय अम्ल अलसी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है और इससे संबंधी रोगों की संभावना को कम करता है। तो याद रखिएगा, अलसी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अत्यंत ही प्रचुर पोषक मात्रा में उपलब्ध कराने वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों आम, पपीता, गाजर या दूध। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दूध। आम, पपीता और गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो सही उत्तर है, जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा होती है, ये शरीर की उष्मा का क्षय रोकने का कार्य करती है और दोस्तों ये शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है। ऑप्शन है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या 45 ग्राम। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 45 ग्राम। दोस्तों सामान्य क्रियाशील महिला के लिए पोषक पदार्थों की उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन 45 से 46 ग्राम, वसा 20 ग्राम, कैल्शियम 400 मिलीग्राम और आयरन 30 मिलीग्राम जरूरी है। अगला प्रश्न है, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के लिए गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। ऑप्शन देखिए, एमिलाइड मोनोप्रोटीन, एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन या एमिलाइड लैप्टिक प्रोटीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं स्टार कर रहा हूं, देखिए एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन ऑप्शन सी। दोस्तों ये मस्तिष्क के गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन मस्तिष्क के गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है और इस रोग से संभावित व्यक्ति की मानसिक क्षमता कम हो जाती है और उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर की किस अंग पर पड़ता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आमाशय, यकृत, फेफड़े या गुर्दे। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुर्दे पे। दोस्तों लंबे समय तक उपवास रहने पर सर्वाधिक प्रभाव गुर्दा यानी किडनी पर पड़ता है और शरीर में उपापचय के समय ऐसे अनेक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल दोस्तों ये होते हैं। तो लंबे समय तक उपवास रखने पर दोस्तों शरीर में उपापचय के समय जो अनेक पदार्थ बनते हैं शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं और ये सीधे तौर पर किडनी को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, आपको बताना है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके दोस्तों आइसो एंजाइम, देखिए होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। दोस्तों एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, विटामिन के। दोस्तों यकृत जो है विटामिन के का संश्लेषण करता है और विटामिन के रक्त का थक्का या स्कंदन बनाने में सहायता करता है और विकल्प में दिए गए चारों विटामिन
ए, डी, ई, के ये चारों विटामिन ये वसा यानी फैट में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन सी दोस्तों, सी और बी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो याद रखिएगा, यकृत के द्वारा जिसका संश्लेषण जिस विटामिन का किया जा सकता है वो है विटामिन के। अगला प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह धातु है कोबाल्ट। दोस्तों विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है और विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालमिन होता है और इसका स्रोत मांस, मछली, यकृत, अंडा और दूध है। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का एक अन्य नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लोविन या रेटिनॉल। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। दोस्तों देखिए, विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसको राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम आदि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं और यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है, साथ ही त्वचा, ओठ और जिह्वा में रूखापन आ जाता है। अगला प्रश्न, और दोस्तों विज्ञान श्रृंखला जो हम चला रहे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और लास्ट में ये जो हम जीव विज्ञान चला रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, विटामिन डी है। दोस्तों देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है और मनुष्यों में विटामिन डी मुख्यतः 2 यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन देखिए दोस्तों D2 या कोलेकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 यानी एर्गोकैल्सिफेरॉल। और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमजोरी और अस्थिरंध्रता और इस तरह की रिकेट्स आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।